हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं आज 35। और अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बातें बता दी थी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि किसी भी निकाय की स्थिति या अभिविन्यास के कारण उसके अंदर जो एनर्जी कंसिस्ट होती है, निहित होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा के बारे में कई सारी बातें मैंने आपको बताई, कि एक मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, मैं अभी भी रिकेप कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, और वो आपको भाई ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे निकाय है, उस निकाय पर अपन संरक्षी बलों के विरुद्ध अपन जो कार्य करते हैं, वो कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, परिवर्तन करता है। अभी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मैंने जो वर्कडन कर दिया, ठीक है ना, उसकी बात अपन कर रहे हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में देखो, एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला बताया था, ये आपको याद होगा। एफ फैक्टर बराबर क्या था आपके पास, माइनस का ये डेल ऑपरेटर यू हो गया। इसके बाद इसको अपन बोलेंगे माइनस का डेल यू अपॉन क्या देगा आपके पास, डेल एक्स आई केफ प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये आपके पास है के केफ हो गया अभी, ठीक है ना। ये तो आपके पास एफ फैक्टर हो गया अभी। इसके बाद मैंने आपको बोला था एफ एक्स बराबर क्या था आपके पास, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। माइनस का तो माइनस हो गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन। अब आप बोलोगे सर अवकलन तो जानते हैं, ये आंशिक अवकलन क्या चीज है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो इस स्थिति में x को तो आपको मानना है परिवर्तित, और y और z को आपको क्या मान के चलना है, नियत मान के चलना है। यानी अगर आप u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, यानी जिसके सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करते हैं उसको तो अपन क्या करते हैं अभी, परिवर्तित मानते हैं, और बाकी सबको अपन क्या मानते हैं, नियत मानते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। और अगर आप u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, तो y आपका क्या हो जाएगा अभी, परिवर्तित हो जाएगा, और x और z क्या हो जाएगा, नियत। और z के सापेक्ष करोगे तो z परिवर्तित, x और y क्या हो जाएगा आपके पास में, नियत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। अब अपन बात करते हैं, यदि मतलब केवल एक दिशा की बात करते हैं, केवल एक दिशा में, केवल एक ही डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो इस स्थिति में आपके पास F बराबर क्या बन जाता है, F बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी आर हो गया अभी। अब इसके बाद माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसको अपन क्या बोलेंगे, u का r के सापेक्ष अवकलन। अब यहां पर आपको आंशिक अवकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r केवल एक ही डायरेक्शन में भी, जैसे x मान लो चाहे y मान लो चाहे z मान लो, r केवल एक ही डायरेक्शन में, तो y और z, जैसे x डायरेक्शन अपन ने मान ली, तो y और z यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, माइनस का u r वक्र की ढाल, या माइनस का ढाल है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। अब ये सारी की सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये जो ग्राफ है ना, इसमें स्लोप ये मैं समझा देता हूं आपको, और फिर उसके बाद इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये u हो गया, ये r हो गया, u और r के बीच में ग्राफ इस प्रकार से यूं ग्राफ है। जैसे मान लो कि कोई भी ग्राफ मैंने बना दिया इस प्रकार से यूं, ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब यहां पर ये आपके पास है कोई भी पॉइंट हो गया ए,
ये आपके पास में कोई भी पॉइंट हो गया बी, और ये आपके पास में कोई भी पॉइंट हो गया इस प्रकार से सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके पास है सी हो गया। तो इन तीनों पॉइंट्स पर आपको फोर्स बताना है, बल बताना है। और याद रखना यदि यू और आर के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है तो यू आर वक्र की जो ढाल का नेगेटिव है वही किसको बताएगा, बल को बताएगा। तो चलो अपन करते हैं, काम करते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। जिस पॉइंट पर आपको क्या करना है, अभी बल ज्ञात करना है, उस पर आपको सबसे पहले ढाल ज्ञात करनी है, स्लोप ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखो, स्लोप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही अपन क्षैतिज बनाते हैं। ये क्षैतिज बना दिया, फिर उसके बाद में अपन स्पर्शरेखा बनाते हैं, क्षैतिज बनाते हैं। क्षैतिज के बाद में अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से यूं स्पर्शरेखा बनाते हैं। क्षैतिज और स्पर्शरेखा के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। तो ये आपके पास है थीटा ए हो गया। अब अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो ए पर, ए पर ध्यान से एंगल जो थीटा ए है वो क्या हो जाएगा आपके पास है 90 से बड़ा। तो यहां पर आपके पास है टेन थीटा ए है, वो क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि 90 से अगर छोटा होता थीटा तो टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव। और जैसे थीटा 90 से बड़ा होता है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश पे जाता है, तो वैसे ही टेन थीटा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। और अपन जानते हैं कि एफ ए अब बराबर क्या होता है आपके पास माइनस का टेन थीटा, तो टेन थीटा भी क्या देगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस, ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पार्टिकल यहां पर है तो इस स्थिति में इस पार्टिकल पर जो फोर्स है वो फोर्स किधर की तरफ लगता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ लग जाएगा एफ ए। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी, बी पर बात करते हैं। ये पॉइंट बी हो गया। तो बी पर ढाल याद करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्षैतिज, ये क्षैतिज हो गया और ये स्पर्शरेखा होगी। तो क्षैतिज और स्पर्शरेखा इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम आ रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है थीटा बी बराबर कितना देगा 0। तो यहाँ पर आपके पास है टेन थीटा बी भी कितना देगा आपके पास है 0। तो यहाँ पर आपके पास एफ बी बराबर भी कितना देगा 0। मतलब ये हुआ कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ पर है इस पोजीशन पर, तो इस स्थिति में इस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई। तो अपन लिख सकते हैं कि एफ बी बराबर क्या देगा 0। इसके बाद में देवदान से अपन बात करते हैं अब किसकी, सी की बात करते हैं। ये सी हो गया। तो सी पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्षैतिज बनाते हैं। ये क्षैतिज हो गया, फिर स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा होगी। तो क्षैतिज और स्पर्शरेखा इन दोनों के बीच का कोण ये हो गया, और ये वाला कोण है इसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा सी। तो यहाँ पर आपके पास थीटा सी है वो 90 से छोटा हो गया ना, तो थीटा सी लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास 90। और एंगल अगर 90 से छोटा तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना। तो टेन थीटा क्या देगा आपके पास में पॉजिटिव देगा, क्या देगा टेन थीटा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो अपन जानते हैं एफ सी बराबर क्या होता है माइनस का टेन थीटा, और माइनस का टेन थीटा, टेन थीटा क्या देगा पॉजिटिव, माइनस प्लस क्या देगा आपके पास है माइनस। तो फोर्स क्या देगा आपके पास है नेगेटिव देगा। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस प्रकार से इस पॉइंट सी पर बैठे हैं ना, तो फोर्स आपका किधर की तरफ लग जाएगा, इधर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन देगी। तो ये आपके पास एफ सी हो गया। तो अगर पार्टिकल ए पर है तो फोर्स इधर लगेगा, सी पर है तो फोर्स इधर लगेगा, और पार्टिकल अगर बी पर आ गया तो इस स्थिति में इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलिएगा आपके पास में जो u है, u बराबर कितना देगा आपके पास एक्स वाई,
अपॉन जेड, तो आपके पास में 1,1,-1 पर बल ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी है वो दे रखी, यू बराबर कितना दे रखा आपको, एक्स वाई अपॉन जेड। तो आपको पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,1,-1, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको क्या करना है अभी, इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, बल ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या होता है बताओ, माइनस का डेल यू अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल एक्स, बराबर क्या देगा माइनस का, नीचे लिख देते हैं यार, एफ एक्स बराबर क्या देगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले माइनस का तो माइनस लगा देते हैं। अब है ना आपको क्या करना है ध्यान से, आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन जेड, तो y बटा जेड तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको बाहर निकाल दो, y अपॉन जेड तो बाहर आ गया, ठीक है ना। और x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है अभी 1 होता है, ये fx आ गया। इसके बाद fy बराबर माइनस का डेल यू अपॉन क्या देगा आपके पास है डेल वाई, माइनस का तो माइनस हो गया। y के सापेक्ष अगर आपको अवकलन करना है तो x बटा जेड तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और y का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से, ये बन जाएगा x अपॉन जेड। और इसी प्रकार से एफ जेड बराबर माइनस का डेल यू अपॉन क्या था आपके पास है डेल जेड। तो ये आपके पास है माइनस का माइनस हो गया। इसके बाद में डेल यू अपॉन डेल जेड, आपको जेड की सापेक्ष करना है तो जेड ही परिवर्तित हो रहा है, तो एक्स वाई तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्स वाई तो क्या देगा आपके पास है कांस्टेंट हो गया। और 1/z है, इस 1/z को अपन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1/z ऊपर की तरफ जाकर क्या बन जाएगा जेड की पावर -1, अवकलन करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, जेड का जेड -1 कितना हो जाएगा -2, तो माइनस का 1/z², तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास है प्लस का, बट्टे क्या देगा आपके पास है z², ये बन गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी f की बात करते हैं, f वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एफ एक्स आई केफ प्लस एफ वाई जे केफ प्लस एफ जेड के केफ हो जाएगा। इन सब के अंदर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस का y बटा जेड, y कितना देगा आपके पास 1, जेड कितना देगा आपके पास माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास 1 आ गया। माइनस का x कितना देगा आपके पास x 1, और z कितना देगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस का, तो ये आपके पास 1 आ गया। z की बात करते हैं तो x y, x कितना देगा 1, y कितना देगा आपके पास 1 बटे z, z की आपके पास में जो से माइनस का 1 है ना, तो -1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास में प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देवदान से आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स आपके पास में क्या देगा आई केफ प्लस जे केफ प्लस क्या बन जाएगा के केफ बन जाएगा। अब देवदान से इस क्वेश्चन में आपको यू का एक्सप्रेशन दे रखा था और आपको एफ पूछ रखा था, तो आपने ध्यान से देखना, देखो लिख दिया एफ एक्स निकाल दिया, ये रहा एफ वाई निकाल दिया, एफ जेड निकाल दिया। अब आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रखें 1,1,-1, अगर कोई दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं भाई। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें, तैयार करें बेटा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पोटेंशियल एनर्जी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा आप। देखो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा ये दे रखी है U = x² y प्लस y² z प्लस z² x। तो आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है पॉइंट 1,1,2, इस पर आपको क्या करना है अभी फोर्स निकालना है, बल निकालना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी है और अगर आपको बल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं,
आंशिक अवकलन करके। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन निकालते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर कितना होता है आपके पास, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले जो ध्यान से एक्स की सापेक्ष करते हैं, तो एक्स की सापेक्ष करते हैं तो वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। तो एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है 2x, और वाई का क्या हो जाएगा आपके पास, वाई हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से एक्स के सापेक्ष अगर आप आंशिक अवकलन कर रहे हो तो वाई और जेड तो दोनों ही कांस्टेंट हो गए। तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है वही कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो आपके पास है 0 हो गया। जेड स्क्वायर एक्स, तो जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इनटू में एक्स है, तो एक्स का कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो इसको अपन प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख देंगे अपन जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं एफ वाई। तो एफ वाई बराबर कितना होता है आपके पास, माइनस का डेल यू अपॉन क्या होता है आपके पास, डेल वाई बराबर माइनस का। अब इसका अपन वाई के सापेक्ष करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, और वाई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 2y, और जेड कांस्टेंट हो गया, और प्लस जेड स्क्वायर एक्स। वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स और जेड दोनों ही क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म ही कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट हो गए तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो इसको अपन 0 लिख देंगे। और इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एफ जेड। तो एफ जेड बराबर कितना होता है आपके पास, माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का। अब ध्यान से जेड के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो ये तो पूरी की पूरी टर्म है वही कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ से आपके पास में देखो किसके सापेक्ष कर रहे हो, जेड के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और जेड का 1 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे वाई स्क्वायर, और इसके बाद में प्लस जेड स्क्वायर एक्स, तो जेड स्क्वायर का कितना होता है बताओ, 2z, तो इसको अपन बोल देंगे प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 2z इंटू एक्स, ठीक है ना। और अगर आपको फोर्स निकालना है एफ वेक्टर बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एफ एक्स आई केफ प्लस एफ आई जे के प्लस एफ जेड के केफ। तो एफ एक्स आई केफ प्लस एफ आई जे केफ प्लस एफ जेड के केफ हो जाएगा। तो चलो अपन इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी एफ एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स हो गया, तो इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, 1 1 2 फुट करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का 2, एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 1, वाई कितना हो जाएगा 1, और जेड कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 6। तो इसको अपन बोल देंगे माइनस का 6 हो गया। ये लो जी, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर x कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1, 2 का 2, y कितना देगा आपके पास 1, और z कितना देगा आपके पास 2। तो 2 इंटू 2 कितना देगा 4, और 4 प्लस 1 कितना देगा आपके पास 5। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 5। ये आपके पास में जे केफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं z की बात करते हैं। y की वैल्यू कितनी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2, जेड कितना देगा आपके पास 2, और एक्स कितना देगा 1। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 कितना देगा 4, और 4 प्लस 1 कितना देगा 5। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 5 हो गया। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से फोर्स बन जाएगा क्या, माइनस का कॉमन ले लो, 6 आई केफ प्लस 5 जे केफ, और प्लस क्या देगा आपके पास 5 के केफ। ये आपके पास फोर्स हो गया। अभी समझ में आ गई ना बातें, ये चीज, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, देखो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और वहां से अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया अभी, ठीक है ना। और किस प्रकार से आंशिक अवकलन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया है कि अगर अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो इस स्थिति में y और z को अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो x और z को अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर अपन z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो x और y को अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी भी, ओके। चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है केंद्रीय बल।
केंद्रीय बल, केंद्रीय बल क्या होता है भाई? सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। अब किसी भी बल को केंद्रीय बल बोलने के लिए उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, कोई भी बल है वो केंद्रीय बल कहला सकता है अगर वो दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? फर्स्ट, एक तो जो बल है ना, बल की क्रिया रेखा हमेशा एक नियत बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, तो एक तो जो बल है ना, उस बल की क्रिया रेखा हमेशा एक नियत बिंदु से गुजरनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में सेकंड, बल है ना उस बिंदु से दूरी का फलन होना चाहिए। बल है उस बिंदु से दूरी का फलन होना चाहिए। जो आपके पास में नियत बिंदु ना, उस नियत बिंदु से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर डिपेंड करना चाहिए भाई, ठीक है ना। उस डिस्टेंस को घटाने बढ़ाने पर बल है वो घटना या बढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स, एफ सी वेक्टर लिख देंगे। अब इसके पास में क्या होता है? परिमाण भी होता है, इसके पास में दिशा भी होती है। तो परिमाण तो क्या देगा आपके पास में? ध्यान से देखना, देखो एफ आर, ये आर पे डिपेंड करना चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ हो जाएगी भी? प्लस माइनस, ये आपके पास आर केप होगी भी। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ध्यान से, जो केंद्रीय बल है वो है फंक्शन है किसका? आर का, यानी फलन है किसका? आर का। और आर का फलन होने का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय बल है वो दूरी आर पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है ना। और इसके बाद में एफ सी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आर केप हो जाएगा। यानी जो केंद्रीय बल है इसकी दिशा या तो आर के अनुदिश पास की तरफ होती है और या आर के अनुदिश दूर की तरफ होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बल को ही अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो केंद्रीय बल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मेनली जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स, एक तो आपके पास ये कोई पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान कितना देगा? m1, और एक आपके पास ये कोई पार्टिकल, इसका द्रव्यमान कितना देगा? m2 देगा, ठीक है ना। ये m1 अगर ये आपके पास m2 हो गया। अब m1 और m2 इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, तो इस पे तो फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ, और इस पे फोर्स लगता है इधर की तरफ। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपन क्या लिख सकते हैं? इसका परिमाण कितना देगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहली बात है कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी बल है उस बिंदु से दूरी का फलन होना चाहिए। m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस को अगर आप चेंज करोगे तो दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बल है वो दूरी का फलन तो हो गया, तो दूसरी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। और इसके साथ में m1 और m2 पे लगने वाला जो बल है, ये इन दोनों की जो क्रिया रेखा है, दोनों की क्रिया रेखा है ना, उसके अनुदिश है भाई, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ध्यान से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास m2, इस m2 को आपने फिक्स कर दिया, ये m1 पहले आपने यहाँ पे रखा, फिर m1 को यहाँ पे रख दिया, फिर आपने m1 को यहाँ पे रख दिया। तो इस m1 को चाहे कहीं पर भी रख दो, इस m1 पर लगने वाला जो बल है उसकी क्रिया रेखा m2 से होकर के पास होगी भी। m1 पे लगने वाले बल की क्रिया रेखा इस प्रकार से हमेशा m2 से होकर के पास होगी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि m1 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा m2 से होकर के पास होता है, और इसी प्रकार से m2 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा m1 से होकर के पास होता है। और साथ में m1 और m2 इन दोनों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो एक तो दूरी पर डिपेंड कर गया, और एक नियत बिंदु से बल की क्रिया रेखा हमेशा गुजरती है। तो इस बल को अपन क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय बल बोल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अभी? माइनस का ये आर के एफ हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा।
इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। देखो ये समझाने के लिए बनाया था, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं दोनों से, ये चार्ज Q1, ये आपके पास है चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी r है, यहां पर भी दोनों के बीच की दूरी r है। अब इससे Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, और Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स है वो इधर की तरफ हो जाएगा, Fe। ये आपके पास Fe, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं Fg। ये भी आपके पास Fg, तो ये भी Fg हो गया। अब यहां पर लगने वाला जो Fe है, इसका परिमाण कितना देगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अब वो किधर की तरफ हो जाएगी बताओ, ये आपके पास R के हो जाएगी, ये प्लस माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब प्लस माइनस मतलब दोनों अगर चार्ज है वो अगर सिमिलर है, दोनों चार्ज है मतलब समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो इस स्थिति में दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। और यदि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो इस स्थिति में दोनों के बीच में आकर्षण होगा, एट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और तो अपन लिख सकते हैं कि Fe, इस पर भी अपन वेक्टर लगा देंगे, तो Fe बराबर कितना देगा, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर अपन चेंज करते हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल है, इसका परिमाण चेंज होगा, और साथ में Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल है वो Q2 से पास होता है, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है वो हमेशा Q1 से पास होता है, यानी बल हमेशा एक नियत बिंदु से, निश्चित बिंदु से पास होता है भाई। तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय बल बोल सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब बल ये दो एग्जाम्पल्स है किसके, केंद्रीय बल के, और भी कई सारे बल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट केंद्रीय बल के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, संरक्षी बल की। संरक्षी बल की बात करते हैं अपन। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है अभी, संरक्षी बल क्या होता है। देखो संरक्षी बल होते हैं ना, इनके अंदर एक तो जो किया गया कार्य केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो विस्थापन है उस विस्थापन पे डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता है अभी। एक तो मैं लिख दूंगा कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके पास इनिशियल हो गया, ये आपके पास फाइनल हो गया। अब आपको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाना है, चाहे तो आप सीधे चले जाओ इस पथ से, चाहे इस पथ से आप इस प्रकार से यूं चले जाओ, और चाहे आप चाहो तो इस प्रकार से यूं घुमावदार रास्ते से यूं चले जाओ। अब ये वाला जो पथ है इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, थर्ड बोल देंगे। तो पहला रास्ता वो भी आई से लेके एफ तक जा रहा है, दूसरा भी आई से एफ तक जा रहा है, तीसरा भी आई से एफ तक जा रहा है। तो पहले रास्ते के अनुदिश कार्य, दूसरे रास्ते के अनुदिश कार्य, और तीसरे रास्ते के अनुदिश जाने पर कार्य वो आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरक्षी बल, ठीक है ना। और एक चीज और है कि इस संरक्षी बल के अंदर जो बंद पथ है उसके लिए किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। यदि आप किसी भी पार्टिकल को जहां से स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पे लाके छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में ये क्या बन जाएगा, बंद पथ, और इस बंद पथ के लिए जो किया गया कार्य वो क्या देगा, 0 देगा। तो बंद पथ के लिए
कार्य बराबर कितना देगा, 0 देगा। मतलब किसी भी पार्टिकल को आपने यहां से स्टार्ट किया और इस प्रकार से ये घुमा फिरा करके वापस यहीं पे लाके छोड़ दिया, तो ये तो आपके पास क्या देगा, आई, और ये आपके पास एफ हो गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह पे आ गया ना, तो इस स्थिति में विस्थापन कितना देगा, 0। तो इसके लिए कार्य भी कितना देगा आपके पास में, 0 देगा बच्चों, ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब एक तो कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। एक बंद पथ के लिए कार्य कितना होता है, 0 होता है। और एक इसके अंदर जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है भी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, जिसको अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में, अभी बता दिया। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है इसको अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो इन बलों के प्रभाव में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है भी। मतलब ये हुआ कि यदि इन बलों के प्रभाव में काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भी। यानी एक टाइप की एनर्जी वो दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी यहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। तो एग्जांपल्स, एक तो सारे के सारे जो केंद्रीय बल होते हैं, सभी जितने भी केंद्रीय बल हैं, कौन कौन से केंद्रीय बल होते हैं भाई, जैसे मतलब सभी केंद्रीय बल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, एक स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग बल आदि। ये सारे के सारे जो बल होते हैं वो क्या होते हैं भाई, संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। तो देखो बेटा, केंद्रीय बल क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। संरक्षी बल क्या क्या होते हैं, इनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक तो पथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे डिपेंड करता है क्या क्या कार्य है। और एक ध्यान से देखते हैं, देखो बंद पथ के लिए क्या क्या कार्य क्या होता है, 0, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एक तो कुलाम बल होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एक क्या होता है, स्प्रिंग बल होता है, और भी कई सारे बल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे पढ़ाता हूँ मैं आपको। संरक्षी बलों के बाद में अपन डिस्कस करेंगे असंरक्षी बल। तो चलो बच्चों, संरक्षी बलों के बाद में अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं असंरक्षी बल। तो संरक्षी बलों में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक तो बंद पथ के लिए किया गया कार्य कितना होता है अभी नहीं, एक तो किया गया जो कार्य होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर जो कार्य है ना वो किस पर डिपेंड करता है अभी, पथ पर निर्भर, पथ पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी, प्रारंभिक बिंदु, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु हो गया। तो इस प्रकार से एक तो आपके पास में मान के चलेगा ये कोई पथ हो गया, एक इस प्रकार से ये कोई पथ हो गया, और एक इस प्रकार से ये आपके पास में कोई भी पथ हो गया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां पर जो धन से W1, W2 और W3 ये बराबर नहीं होते भाई। और एक है ना जो बंद पथ के लिए जो कार्य है ना वो 0 नहीं होता है, और एक है ना यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है। और एक इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, जैसे मतलब घर्षण बल है, श्यान बल है आदि। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं अभी।
तो संरक्षी बल अपने पढ़ लिए, और संरक्षी बल है उसका बिल्कुल एकदम उल्टा क्या हो जाएगा भी, असंरक्षी बल हो जाएगा। एक तो किया गया जो कार्य प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के अलावा ये पथ पर भी डिपेंड करता है। अभी आपने कौन सा पथ आपने चूज किया, किस रास्ते से आप जा रहे हैं, उस बात पर भी डिपेंड करता है। एक इसके अंदर बंद पथ के लिए किया गया जो कार्य वो जीरो नहीं होता, और एक यांत्रिक ऊर्जा वो संरक्षित नहीं होती है। घर्षण बल और श्यान बल आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं भाई, ठीक है ना। अब एक मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, मैथमेटिकल चीज जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। देखो संरक्षी बल के लिए संरक्षी बल के लिए अगर अपन बात करते हैं तो डेल क्रॉस एफ बराबर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल क्रॉस एफ बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये आपके पास जो डेल है इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये तो डेल ऑपरेटर होता है ना, डेल संकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल संकारक। और डेल का अगर आपने एफ के साथ में क्रॉस गुणा कर दिया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कर्ल, CURL। क्या बोलते हैं, कर्ल। मैं आपको लिख देता हूं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फोर्स का कर्ल। आपको ध्यान रखना यार, आप ऐसे ज्यादा मत सोचना कि कर्ल क्या होता है, नाम ही नहीं सुना, कोई बात नहीं, पहली बार सुन लो। डेल क्रॉस एफ, इसको ये अपन क्या बोलते हैं, फोर्स का कर्ल। और ये क्या होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो है तब तो बोल देंगे संरक्षी बल, और अदरवाइज अपन क्या बोल देंगे, असंरक्षी बल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, असंरक्षी बल। चलो अपन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी एफ है, ये आपके पास हो जाएगा 2xi प्लस 4yj प्लस कितना देगा आपके पास में, या माइनस का जेड की केफ। ये जो बल है ये संरक्षी है या असंरक्षी, करते हैं इस बात का सॉल्यूशन। ऐसे थोड़ा ना देख के बता सकते हैं कि ये वाला बल है संरक्षी है असंरक्षी है, इसको देख के थोड़ा ना पता चलता है। नहीं, कभी भी अगर आपके पास में कोई भी फोर्स आ जाए ऐसे लिखा हुआ और आपको बोल दिया जाए कि संरक्षी है कि असंरक्षी है, तो कैसे पता चलेगा, इस तरीके से। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, देखो डेल, इस डेल का अपन एफ के साथ में क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो क्रॉस गुणा कैसे करते हैं अभी, इसके लिए डेल क्रॉस एफ ये करते हैं। अभी क्रॉस गुणा करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आई केफ लिखते हैं, यहाँ पे जे केफ लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं के केफ लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये डेल क्या होता है आपके पास में, तो ये क्या होता है, ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स आई केफ। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे इस प्रकार से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और इसके बाद में एफ, एक्स कंपोनेंट क्या देगा इसका आपके पास में 2x, वाई कंपोनेंट कितना देगा इसका बताओ 4y, जेड कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में बताओ माइनस का जेड। करते हैं इसको अपन सोल्व, बराबर करते हैं अपन, देखो ध्यान से, ये करते हैं। सबसे पहले अपन यहां पे क्या लिखते हैं भाई, आई केफ, ये आई केफ लिख दिया। इसके बाद इसको इसके साथ में कर देते हैं, माइनस का जेड अगर इधर की तरफ आ जाएगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा, माइनस का डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो z को तो आपको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, और z अगर कांस्टेंट होगा तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका इसके सापेक्ष इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये जो 4y है यहाँ पे चला जाएगा।
अब आपको पता है कि डेल अपॉन डेल जेड, यानी जेड के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, और जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो एक्स और वाई ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो वाई कांस्टेंट, तो 4y भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 माइनस क्या देगा, 0। इसके बाद माइनस का क्या देगा आपके पास है, जे केफ, ये जे केफ हो गया। अब की बार जे केफ को हाइड कर लो, तो डेल माइनस जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो जेड कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0, फिर माइनस का 2x, ये डेल अपॉन डेल जेड, तो x है वो तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि जेड के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ये फिर से कितना हो जाएगा आपके पास है, 0, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, के के एफ। अब के के एफ हो गया ना, तो x के सापेक्ष y कांस्टेंट हो गया और y के सापेक्ष x कांस्टेंट हो गया। तो ये भी आपके पास है 0 माइनस है 0 बराबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास है, 0। ठीक है ना, यानी अगर आपने डेल का ऐप के साथ में क्रॉस गुणा कर दिया तो आपको क्या मिल रहा है, अभी 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0। इस कारण से बताओ बल है वो संरक्षी हुआ कि असंरक्षी हुआ, ये हो गया संरक्षी, असंरक्षी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो कभी भी अगर आपको कोई फोर्स दे रखा है और आपको पता लगाना है कि संरक्षी है कि असंरक्षी है, तो वो अपन इस तरीके से कर लेंगे भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन ने देवदान से क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, अपन ने जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो अपन ने पढ़ ली, इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ ली, और उसके बाद में संरक्षी असंरक्षी बल अपन ने पढ़ लिए, केंद्रीय बल अपन ने पढ़ लिए। और कोई भी बल है वो संरक्षी की असंरक्षी, इस बात को अपन कैसे पता लगाते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, कमला। सबसे पहली बात है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कब लगता है, जब संरक्षी बल मौजूद है। कब लगता है, संरक्षी बलों की उपस्थिति में। ठीक है, यानी केवल और केवल जब संरक्षी बल मौजूद है तभी अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करेंगे। ठीक है ना, और फिर क्या क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है आपके पास है, कांस्टेंट। और अपन जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी 2। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस क्या देगा आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी 2 देगा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर गतिज ऊर्जा घटती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे एग्जांपल की अपन बात करते हैं, जैसे कोई भी अपने पास में बॉल है, इस बॉल को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 0 है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। जैसे इसको अपन ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अपन ने ऑब्वियसली इसको गतिज ऊर्जा दी है। अब यहाँ पर केवल और केवल इस पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वायु के घर्षण को अपन यहाँ पर नगण्य मान रहे हैं। तो केवल और केवल यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का संरक्षी बल हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, और संरक्षी बल की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा है वो इसकी संरक्षित रहेगी।
तो जैसे जैसे बॉल है वो ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि इसकी चाल घटेगी तो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, ऊंचाई बढ़ेगी इस कारण से स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में जितनी कमी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी में उतनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है भाई। और ओवरऑल अगर अपन बात करें किसी भी पॉइंट पर जो कुल ऊर्जा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा है, वो हमेशा क्या रहती है बच्चों, संरक्षित रहती है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है, इस पर आधारित अपन 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको आप कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे m द्रव्यमान की कोई भी बॉल रखी हुई है, कोई गेंद रखी हुई है, इस गेंद को आप u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो h हाइट तक ये पहुंचने के बाद में विरामावस्था आ जाती है, यानी v बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है ये मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। आपको ये समझना भी एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को अपन कहाँ पे रख देते हैं, h बराबर 0 पे रख देते हैं। ग्राउंड की जो हाइट है वो कितनी रहेगी आपके पास, h बराबर 0। तो ग्राउंड पर अगर अपन बात करते हैं तो ये तो आपके पास है पहली स्थिति होगी, तो ये तो फर्स्ट, और ये आपके पास है दूसरी स्थिति होगी। इसके बाद यहाँ पर अपन कोई तीसरी स्थिति भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास में काइनेटिक एनर्जी, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो नियत रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपके पास 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास है 0, क्योंकि h कितना है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, तो वो आपके पास है 0 हो जाएगी, बराबर। जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसका वेग तो 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी आपके पास है 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी बताओ, ये h हाइट प्राप्त कर चुका है, तो कितना देगा आपके पास mgh हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि m से अपन m को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास h बराबर कितना हो जाएगा बताओ, u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये तो अपन जानते ही हैं भाई। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने देगी आपके पास है 1/2 m u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितने देगी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी आपके पास है mgh हो जाएगी। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे से जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो क्या हो रही है, घट रही है, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर अपन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा देवदान से, यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, ये तो अपन लेते हैं h, यहाँ पे तो h बराबर कितना देखा 0, और यहाँ पर h बराबर कितना देखा आपके पास है u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन किसको लेने वाले हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे अपन लेते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी को। h बराबर 0 पर आपके पास है काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ mv स्क्वायर, मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी वो घट करके कहाँ तक आ जाएगी, 0 तक आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो ये हो गया। और यदि अपन यहाँ पे किसका ग्राफ बनाते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, तो h बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी 0, और जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी वो इस प्रकार से यूं ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ेगी, और ये बात होगी भी। यानी अपन बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वही हो जाती है जो कि पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। यानी इस गति के दौरान अपन देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो तो घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जैसे गेंद अपने टॉपमोस्ट पॉइंट पर पहुंच करके वापस नीचे की तरफ गति करेगी, तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी भी, काइनेटिक एनर्जी में।
और जैसे वापस h बराबर 0 यानी गेंद वो ग्राउंड पे लौटती है, तो इस स्थिति में इसके पास में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, जितनी इसके पास में चाल थी, वापस पूरी की पूरी रिस्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? रिस्टोर हो जाती है। समझ में आ गई ना बात है? ये चीज अब ये वाली बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, अगर अपन वायु के घर्षण को यहाँ पे नगण्य नहीं माने तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे जैसे गेंद वो ऊपर की तरफ जाती है तो वैसे वैसे वायु का जो घर्षण है वो इसको नीचे की तरफ खींचता है, और जैसे गेंद नीचे की तरफ आती है तो वायु का घर्षण इसको ऊपर की तरफ खींचता है। यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों गतियों के दौरान वायु का जो घर्षण है वो क्या करता है? इसका मंदन करता है। क्या करता है? मंदन करता है। और आपको पता है कि घर्षण बल एक प्रकार का असंरक्षी बल है। इस स्थिति में जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने गेंद को फेंका था, वापस गेंद उस काइनेटिक एनर्जी से धरातल से नहीं टकराएगी, यानी कुछ एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और बच्चों, एनर्जी का जो यहाँ पे लॉस होता है वो किसकी फॉर्म में चला जाता है? वो या तो साउंड की फॉर्म में चला जाता है और या हीट की फॉर्म में चला जाता है, या तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में और या उष्म ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? यानी ऊर्जा की हानि हो जाती है। और इस स्थिति में असंरक्षी बल आ गया तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये इसका जो म्यू है ना, घर्षण गुणांक, वो कितना आपके पास है? 0। इस वाली पोजीशन को अपन बोल देते हैं ए। जब ये बॉटम पे पहुंचता है यहाँ पे क्या देगा आपके पास है? बी। और इसके बाद में जब इसका अधिकतम संपीड़न कर देता है, ये स्प्रिंग जितना कंप्रेस होनी है उतनी कंप्रेस हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? सी बोल देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अधिकतम संपीड़न है ना, वो सी पर प्राप्त होगा। आपको कहाँ पे प्राप्त होगा? सी पे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे इसका u बराबर कितना देगा? 0, क्योंकि यहाँ से आप रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट सी। अब ए पर अपन बात करते हैं, u कितना देगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना देगी? 0, और प्लस ग्राउंड से हाइट कितनी भी h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास? mgh बराबर। b पर पहुंचेगा तो मान के चलेगा वेग कितना देगा आपके पास? v। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी बताओ? हाफ mv²। बट वापस ग्राउंड पे आ गए तो हाइट कितनी देगी भी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास? है 0 बराबर। अब जो ध्यान से, जैसे ये ब्लॉक है इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आता है तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना यानी दबाना स्टार्ट कर देता है। स्प्रिंग दबती रहती है और एक स्थिति तक दबती है, मैक्सिमम विस्थापन तक, और उसके बाद में ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को वापस इधर की तरफ फेंक देती है। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो अधिकतम संपीड़न है वो आपको पता करना है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ये ब्लॉक इसको अधिकतम संपीड़ित कर देगा तो पल भर के लिए ब्लॉक है वो रेस्ट में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी आपके पास? है 0, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे h 0 है, ग्राउंड से हाइट 0 है, तो ग्राउंड के पास में तो कोई जो गुरुत्वीय स्थिति जो है उसका मान तो 0 हो जाएगा। बट स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुकी है, तो स्प्रिंग के पास में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कितनी होती है आपके पास? हाफ kx² होती है। ठीक है ना? तो यहाँ से अपन चाहें तो आप इसको और इसको बराबर कर दो। एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इनको बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? ध्यान से, आपको अधिकतम संपीड़न निकालना है, तो x² बराबर कितना देगा आपके पास? मतलब 2mgh अपॉन क्या देगा आपके पास? है k। तो x बराबर कितना देगा आपके पास? 2mgh अपॉन k का रूट। ये आपके पास अधिकतम संपीड़न हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? अधिकतम संपीड़न। ठीक है? और अगर वेग की टर्म्स में आपको पता करना है, वेग की टर्म्स में, तो आप एक काम करना भी, आप इस वाली टर्म को है ना, आप इस वाली टर्म के बराबर कर देना, तो वेग के पदों में आपको अधिकतम संपीड़न है वो प्राप्त हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वैसे तो अपन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान की किसी भी पिंड को u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो h ऊंचाई प्राप्त करके ये
रेस्ट में आ जाता है, यानी ये इसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, 1/2 mu²। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भी, देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है -G(M)(m)r। स्मॉल आर होती है केंद्र से दूरी। तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास -G(M)(m) बटे केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में, r बराबर। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G(M)(m) बटे केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, ये r और ये h। तो इसको अपन बोलेंगे r+h। ये आपने इक्वेशन बना दी अभी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब किसी को अगर लगे कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यार आप एक काम करना, अपनी 11th क्लास की जो बुक है ना, जो भी आपकी 11th क्लास के नोट्स हैं वो आप उठाना और उसमें गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है उसको टंटोल लेना। उस चैप्टर के अंदर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें बेटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर आपका 35 है वो कंप्लीट हुआ। 35 के बाद में 36, 37, 38, 39 ये अपने पास से 4 लेक्चर बचे हैं। तो इन 4 लेक्चर की प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ी सी, ये 4 लेक्चर है ना, तो इन 4 लेक्चर्स के अंदर अगले लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, साम्य अवस्था होती है, वो होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक शक्ति मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी टिक कराऊंगा भाई, ठीक है ना, स्टेज फर्स्ट और सेकंड के। फिर उसके बाद अगले लेक्चर्स पर अपन उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।